रूस यूक्रेन संकट। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की लगातार बढ़ती आशंकाओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूरोप में अतिरिक्त सेना भेजने का फैसला किया है। 2000 सैनिकों को नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग से पोलैंड और जर्मनी भेजा जाएगा। जर्मनी में पहले से मौजूद 1000 सैनिकों को रोमानिया भेजा जाएगा। रूस ने अमेरिका के सेना भेजने के फैसले को विनाशकारी बताया है। आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। इस पूरे घटनाक्रम को 3 भागों में बांटकर समझते हैं। भाग 1, इतिहास। 1991 में सोवियत संघ विघटित होकर 15 स्वतंत्र देशों में बंट गया। यूक्रेन इनमें से एक है, परंतु इस पूरे विषय को विस्तार से जानने के लिए इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। यूक्रेन रूस की पश्चिमी सीमा पर है। जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तत्कालीन सोवियत संघ पर जर्मनी ने पश्चिम से हमला किया था, तब यह यूक्रेन का ही क्षेत्र था जहां से उसने अपनी रक्षा की थी। वहां से रूस की राजधानी मास्को 1000 मील यानी 1600 किलोमीटर है। अगर यूक्रेन नेटो के हाथों में चला जाता है तो मास्को महज 400 मील यानी 640 किलोमीटर दूर ही रह जाएगा। तो यूक्रेन वो सिक्योरिटी जोन है जिसे वो हर हाल में अपने पास चाहते हैं, क्योंकि इसने नेपोलियन के बाद से रूस को बचाया है। आइए इतिहास में थोड़ा और पीछे जाते हैं। जब रूसी साम्राज्य का पतन हुआ तो 1917 में कीव में केंद्रीय रादा परिषद की स्थापना की गई। 1918 में यूक्रेन में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, लेकिन कई सारी प्रतिस्पर्धी सरकारों ने पूरे यूक्रेन पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की और नतीजा यह रहा कि गृह युद्ध छिड़ गया। उधर दूसरी ओर जब रूस की रेड आर्मी ने 2/3 यूक्रेन को जीत लिया और 1921 में यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना कर दी। यूक्रेन का 1/3 बचा हुआ हिस्सा पोलैंड में शामिल हो गया। 1920 के दशक में सोवियत सरकार ने यूक्रेन की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दिया, मगर कई राजनीतिक शर्तों और पाबंदियों के साथ। मगर अगले ही दशक में फिर इस स्वतंत्रता को छीन लिया गया। 1939 में सोवियत संघ ने नाजी सोवियत संधि की शर्तों के तहत पश्चिमी यूक्रेन का भी अपने में विलय कर लिया, जो पहले पोलैंड के पास था। मगर फिर हालात बदले और 1941 में यूक्रेन पर नाजियों ने कब्जा कर लिया। साल 1944 तक यह नाजियों का कब्जा रहा, जिस कारण यूक्रेन को युद्ध से बहुत नुकसान झेलना पड़ा। यूक्रेन में 50 लाख से ज्यादा लोग नाजी जर्मनी से लड़ते हुए मारे गए, जहां के 15 लाख यहूदियों में से अधिकतर को नाजियों ने मार डाला। भाग 2, वर्तमान परिस्थितियां और लाभ और हानि के हिसाब किताब। अमेरिका ने कहा है कि वो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच मतभेद है। यूरोपीय नेता जोर देकर कह रहे हैं कि रूस अपने भविष्य को केवल अमेरिका के साथ मिलकर तय नहीं कर सकता। फ्रांस का प्रस्ताव है कि यूरोपीय शक्तियों को नेटो के साथ मिलकर चलना चाहिए और तब रूस के साथ बात होनी चाहिए। राष्ट्रपति चाहते हैं कि इस घटना का समाधान तलाशने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाए, जिसमें रूस के साथ फ्रांस और जर्मनी भी शामिल हो। इन चारों देशों के नेता नियमित तौर पर मुलाकातें करते रहे हैं, जिसे नॉर्मैंडी क्वार्टेट या नॉर्मैंडी चौकड़ी कहा जाता है। लेकिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मांग है कि यूक्रेन पर कोई भी समझौता तभी होगा जब नेटो से संबंधित उनकी मांगें मानी जाएंगी। युद्ध के इन प्रत्यक्ष संभावनाओं के बीच एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण आर्थिक विषय को भी समझाना जरूरी है, और वह विषय है
नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। यह 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो रूस में उस्तलुगा से जर्मनी में ग्रिफ्सवाल्ड तक बाल्टिक सागर के रास्ते होकर गुजरती है। इसमें प्रति वर्ष 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस ले जाने की क्षमता होगी। इस पाइपलाइन को बनाने का निर्णय वर्ष 2015 में लिया गया था। नॉर्थ स्ट्रीम 1 सिस्टम को पहले ही पूरा किया जा चुका है और नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के साथ मिलकर यह जर्मनी को प्रति वर्ष 110 बिलियन क्यूबिक मीटर अमेरिका ने संकेत दिया है कि रूस और जर्मनी के बीच की यह परियोजना अब आगे नहीं बढ़ेगी। वहीं बर्लिन में अधिकारियों ने कहा है कि यदि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इस परियोजना पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस परियोजना की मालिक रूस की सरकारी गैस कंपनी गज़प्रोम है। इस पाइपलाइन का काम 2021 के सितंबर में खत्म हुआ, लेकिन गैस की आपूर्ति शुरू करने से पहले गज़प्रोम को अभी यूरोप के नियामकों से मंजूरी मिलने का इंतजार है। आलोचकों के अनुसार यह पाइपलाइन रूस की विदेश नीति का एक हथियार है। इस परियोजना का अमेरिका, यूक्रेन और पोलैंड ने कड़ा विरोध किया है। अमेरिका को डर है कि यह पाइपलाइन यूरोप को रूस की ऊर्जा पर और अधिक निर्भर बना देगी। इसके चलते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जर्मनी और यूरोपीय संघ पर हावी हो जाएंगे। यूक्रेन भी चाहता है कि यह परियोजना बंद हो जाए। वैसे रूस अपना अधिकांश गैस यूक्रेन के जरिए यूरोप भेजता है, लेकिन नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 यूक्रेन होकर नहीं जाती। इसका मतलब यह हुआ कि इस पाइपलाइन के चालू होने पर यूक्रेन को करीब $2 अरब के ट्रांजिट फीस का नुकसान हो सकता है। इसे यह राशि अभी अपने क्षेत्र से गुजरने वाली गैस के चलते मिलती है। वहीं यूक्रेन का कहना है कि उसे पश्चिमी देशों के साथ बेहतर संबंधों के लिए दंड दिया जा रहा है। रूस से यूरोप को गैस भेजने के लिए अपनी अनदेखी होने से पोलैंड भी नाखुश है। वह चाहता है कि पाइपलाइन उसके यहाँ से गुजरे। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वालेंस ने इस पाइपलाइन को एक हथियार बताते हुए कहा है कि पश्चिमी देश मॉस्को के खिलाफ इसका उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि यह पाइपलाइन उन हथियारों में से एक है जो ताज़ा संकट में कारगर हो सकते हैं। रूस के लिए यह पाइपलाइन इसलिए अहम है कि इससे यूक्रेन गए बिना गैस सीधे यूरोप जा सकती है। इससे यूक्रेन को दिए जाने वाले ट्रांजिट शुल्क की बचत होगी। पाइपलाइन पर रोक लगाने के फैसले के समर्थकों का कहना है कि इससे रूस को झटका लगेगा। इससे रूस की आय पर तो असर होगा ही, उसे यूरोप को रूस की ऊर्जा पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। यूरोप को इस पाइपलाइन के न खोलने का नुकसान उठाना होगा। यूरोप पहले से ही ऊर्जा की बढ़ती कीमतें और रूसी गैस की कम आपूर्ति का सामना करना पड़ रहा है। जर्मनी को इस पाइपलाइन से मिलने वाली गैस की सख्त जरूरत है। इससे जर्मनी के 2.6 करोड़ घरों को गर्म करने में मदद मिलेगी और अक्षय ऊर्जा की ओर जर्मनी का जाना आसान हो जाएगा। जर्मनी के वित्त मंत्री रॉबर्ट हेबेक ने बुधवार को चेतावनी देते हुए कहा, यदि प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो इससे जर्मनी की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। भाग 3। इन घटनाओं का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे में रूस को चीन की जरूरत पड़ेगी और चीन पश्चिमी प्रतिबंधों का असर कम करने के लिए पड़ोसी रूस का साथ दे सकता है। चीन आधिकारिक रूप से अब तक यही कर रहा है कि मामले को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए, लेकिन वह इस बात का भी समर्थन कर रहा है कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य नहीं बनाना चाहिए। माना जा रहा है कि पश्चिम के देश रूस पर प्रतिबंध लगाएंगे
तो इसकी भरपाई चीन ही कर सकता है और ऐसी स्थिति में चीन रूस की करीबी और बढ़ेगी। ऐसे में भारत के साथ रूस की दोस्ती पर भी असर पड़ने की आशंका है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार भारत की करीब 60% सैन्य आपूर्ति रूस से होती है और यह एक बेहद अहम पक्ष है। जब पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के सैनिक अब भी आमने सामने हैं, ऐसे में यूक्रेन के मामले में भारत रूस को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकता है। दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका भी भारत के अहम साझेदार हैं। भारत चीन सीमा पर निगरानी रखने में भारतीय सेना को अमेरिकी पेट्रोल एयरक्राफ्ट से मदद मिलती है। सैनिकों के लिए विंटर क्लोथिंग भारत अमेरिका और यूरोप से खरीदता है। ऐसे में भारत ना तो रूस को छोड़ सकता है और न ही पश्चिम को। यूक्रेन रूस संकट भारत के लिए भी किसी संकट से कम नहीं है। बीजिंग में 4 फरवरी से शुरू हो रहे शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भाग लेने से एक दिन पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीनी मीडिया से कहा कि दोनों देशों के नेताओं की बैठक से रूस और चीन के बीच आपसी राजनीतिक विश्वास के आधार पर घनिष्ठ सहयोग स्थापित होगा। चीन ने गलवान घाटी में घायल हुए PLA के कमांडर क्यूई फबाओ को बीजिंग 2022 का टॉर्च बेयरर बनाया गया। मई 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में हुई हिंसा में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। चीन ने कभी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया कि उसके कितने सैनिक मारे गए। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने चीन के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम भारत चीन सीमा पर स्थिति को लेकर प्रत्यक्ष वार्ता और सीमा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करना जारी करेंगे। हमने पहले भी चीन के अपने पड़ोसियों को डराने धमकाने के प्रयासों के पैटर्न पर अपनी चिंता व्यक्त की है। हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी साझा समृद्धि, सुरक्षा और मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए भागीदारों और सहयोगियों के साथ खड़े हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने यूक्रेन मामले में रूस को लेकर भारत के साथ संबंधों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस मामले को भारत पर छोड़ता है कि वो UN में यूक्रेन मामले को लेकर क्या रुख अपनाता है। पिछले दिनों UN सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के मामले पर हुई वोटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। जैसे जैसे ये संकट गहराते जाएंगे, भारत के लिए रूस और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बैलेंस करना कठिन होता जाएगा। भारत के लिए यह आसान नहीं होगा क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के बाद भी भारत अपने 60% रक्षा आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भर है। वहीं दूसरी ओर शीत युद्ध के खत्म होने के बाद अमेरिका से भी उसकी नजदीकियां बढ़ी हैं। चीन के बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय कदम के परिप्रेक्ष्य में रूस और अमेरिका के बीच अपने संबंधों का सही तालमेल बिठाना भारत के कूटनीतिक समझदारी की परीक्षा लेगा।